नमस्कार दोस्तों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। और इस कार्यक्रम में आज हम जानकारी लेना चाहेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने जो लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी 2025 निकाली है, उसके क्या-क्या बेनिफिट्स हैं, कौन-कौन इसके फ़ायदे ले सकता है, क्या इन्वेस्टमेंट है, कहाँ ये ज़मीन मिलेगी, इस सब के बारे में हम विष्णु जी गोयल हमारे साथ हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे। विष्णु जी गोयल जो हैं ये बिज़नेस कंसल्टेंट भी हैं और गवर्नमेंट की पॉलिसी एक्सपर्ट भी हैं। तो आपको बहुत सारी जानकारियाँ हैं, आपके अक्सर हम वीडियोस देखते रहते हैं जिसमें विभिन्न तरह की जानकारियाँ देते रहते हैं और इंडस्ट्री विशेष करके टूरिज़्म के लिए बहुत लाभकारी होता है। तो आज हमारे साथ विष्णु जी गोयल बैठे हैं, तो इनसे हम ज़रूर जानना चाहेंगे कि ये जो लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी 2025 जो सरकार ने जारी की है, ये क्या है और इसके एलिजिबिलिटी कितनी है और कितने वर्षों के लिए मिलेगी, कितना इन्वेस्टमेंट होता है, उसके लिए आप विस्तृत जानकारी दीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू, वेलकम। सर मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि राजस्थान है लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी 2024 ये अर्बन एरिया के लिए है सर। अर्बन एरिया का मतलब हो गया नगर पालिका है, नगर परिषद है, यूआईटी है, डेवलपमेंट प्राधिकरण है, जैसे कि जयपुर डेवलपमेंट प्राधिकरण, उदयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, कोटा डेवलपमेंट अथॉरिटी, जोधपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, इन सब एरिया के लिए ये पॉलिसी तो ग्रामीण क्षेत्र में नहीं लागू हुई? ये पॉलिसी भी ग्रामीण क्षेत्र के लिए लागू नहीं है। रूरल एरिया के लिए अभी नई पॉलिसी आने वाली है। अच्छा, वेरी नाइस। जी। अब हम सर कोई प्रोजेक्ट लगाते हैं, कोई भी हम राजस्थान के अंदर हॉस्पिटल, स्कूल, रिजॉर्ट, टूरिज्म इंडस्ट्री से संबंधित कोई प्रोजेक्ट करते हैं, इंडस्ट्री लगाते हैं, तो लैंड का बहुत बड़ा कंपोनेंट होता है सर। क्योंकि जब तक लैंड नहीं होगी तब तक डेवलपमेंट नहीं होगा सर। सही बात है। तो गवर्नमेंट ने लैंड की इंपॉर्टेंस को समझते हुए सर ये पॉलिसी जारी की। इसके लिए तो हम सरकार का धन्यवाद देंगे क्योंकि लैंड एक अपने आप में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है और किसी भी प्रोजेक्ट के लिए जैसे विष्णु जी बता रहे हैं कि लैंड जो है वो बहुत महंगी भी होती है और ये मेरे ख्याल से जैसा कि आपने चर्चा में बताया था पहले भी कि ये 99 वर्ष के लिए दे रहे हैं। हाँ सर, देखिए ये जो भी लैंड अलॉटमेंट होगा ये 99 ईयर्स के लिए होगा, लेकिन अभी एक और ऑप्शन दिया गवर्नमेंट ने कि आप 2 साल की लीज मनी जमा करा देंगे तो आपको फ्री होल्ड पट्टा भी दे देंगे। ओह दैट्स फैंटास्टिक। अभी क्या सर, पहले क्या होता था कि लैंड अलॉटमेंट होता था 30 ईयर्स के लिए, फिर उसके बाद आपको रिन्यूअल कराना होता था। लेकिन इस पॉलिसी में प्रोविजन किया गया है कि लैंड गवर्नमेंट के द्वारा आपको 99 ईयर्स की लीज पे मिलेगी, लेकिन यदि आप 2 साल की लीज मनी और जमा करा देते हैं तो गवर्नमेंट आपको फ्री होल्ड पट्टा दे देगी सर। तो इसमें जैसा कि आपने बताया था कि पहले 100 करोड़ था 50 करोड़ तक की लिमिट कर दी है। हाँ। तो 50 करोड़ का प्रोजेक्ट लेके जाएंगे या 50 करोड़ का चेक लेके दिखाना पड़ेगा सर 50 करोड़ में इसको लगा? नहीं, आपने एकदम सही बात की सर। देखिए लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी में गवर्नमेंट का पर्पज है कि जो भी व्यक्ति लैंड ले रहा है वो अपना प्रोजेक्ट लगाए। गवर्नमेंट नहीं चाहती कि रियल एस्टेट वाले इसके अंदर आए सर। हाँ जी। कि वो लैंड ले ले और उसके बाद प्रोजेक्ट नहीं लगाए। तो गवर्नमेंट ने प्रोविजन बनाया है कि सर कि आपका जो भी जितना भी प्रोजेक्ट है उसका 30% आपके पास कैपिटल होनी चाहिए। जी। आपका यदि 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो 30 करोड़ रुपए आपके पास होने चाहिए, आपके बुक्स के अंदर होनी चाहिए। अब क्या सब 30 करोड़ रुपए हर किसी के पास होते नहीं होते, प्रोजेक्ट 100 करोड़ का लगाना चाहते हैं तो एक दूसरा ऑप्शन और दिया है गवर्नमेंट ने कि आपके जो आपका प्रॉफिट है उसका 10% वो आपके पास होना चाहिए। प्रॉफिट का 10% होना चाहिए। तो ये कौन सा प्रॉफिट जो आप एग्जिस्टिंग बिजनेस कर रहे हो सर? जो आप एग्जिस्टिंग बिजनेस कर रहे हैं सर। ओके। हाँ सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राजस्थान लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी 2024 के अंदर कोई भी व्यक्ति जो इन्वेस्टर है वो फर्म के रूप में हो सकता है, पार्टनरशिप फर्म के रूप में हो सकता है, एलएलपी हो सकती है, कंपनी हो सकती है, वो सारे व्यक्ति एलिजिबल है सर गवर्नमेंट में अप्लाई करने की। सेकंड, कोई भी जो एनजीओ है जो 3 साल से काम कर रही है वो भी अप्लाई कर सकती है। कोई भी जो प्रिंट मीडिया का हाउस है सर जो 5 साल से राजस्थान के अंदर काम कर रहा है वो भी गवर्नमेंट से लैंड अलॉटमेंट के लिए अप्लाई कर सकता है। तो प्राइवेट व्यक्ति को गवर्नमेंट लैंड अलॉटमेंट दे रही है, आपका स्टेटस कुछ भी हो सकता है, आपकी कंपनी हो सकती है, पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, एलएलपी हो सकती है, कोई भी हो सकती है। ये तो बहुत बढ़िया बात है सर। विष्णु जी अब आप ये बना मेरे को कि इसके अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी जो अप्लाई करेगा, तो क्या डॉक्यूमेंट्स बाय हैंड ले जाके देना पड़ेंगे या ऑनलाइन होगा और इसका प्रोसेस का अप्लाई करने के बाद कितने समय में इसको प्रोजेक्ट शुरू करना है, लैंड मिलने के वो भी एक जरूरी चीज है, वो आप बताइए। सर अभी देखिए राजस्थान के अंदर सिंगल विंडो सिस्टम लागू हुआ है, आपको हर चीज ऑनलाइन अप्लाई करनी है सर। ये एक बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मेरे अपन डिजिटाइजेशन युग की ओर बढ़ रहे हैं, है ना सर। तो सबसे पहले आपको जो भी आप जहाँ भी लैंड आप लेना चाहते हैं तो वहाँ की लोकल अथॉरिटी में आपको अप्लाई करना है सर। यदि आपका लैंड का जुडिक्शन नगर पालिका में है तो आपको नगर पालिका में अप्लाई करना है, यदि आपको जेडी में तो जेडी में अप्लाई करना है और ऑनलाइन अप्लाई करना है सर। डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आप किस पर्पज के लिए लैंड चाहते हैं, ठीक है ना, आप उसको किस प्रकार से यूज करेंगे, आपका जो लैंड का एरिया उसको आपको उसमें जस्टिफिकेशन दिखाना है सर। और आपको उसमें कंस्ट्रक्शन का एक प्रोसेस ही आप कब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे, तो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट गवर्नमेंट आपसे एक्सेप्ट कर रही है सर कि आपको डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट देनी है सर। आपके जो टाइटल पेपर्स देने हैं स्टेटस के, आपकी 3 साल की बैलेंस शीट देनी है,
केवाईसी के पूरे डॉक्यूमेंट्स देने हैं, जो आप बिल्डिंग प्लान बनाना चाहते हैं वो देना है, आप जिस पर्पज के लिए लैंड यूज करना चाहते हैं वो आपको सही जस्टिफाई करना है कि सर मुझे यहाँ होटल बनानी है, होटल में मेरा इतना खर्चा आएगा, तो वो सारा आपको डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट करना सबमिट कर। विष्णु जी, अब ये बताइए कि इसके लिए जो लैंड की जरूरत पड़ेगी तो क्या सरकार ने कोई डिमार्केशन कर रखा है, कोई लैंड अलॉट कहाँ का लैंड अवेलेबल है वो बता रखा है, कोई ऐसी लिस्ट है जहाँ हम पता कर सकते हैं कि कहाँ पे हम लगा सकते हैं? अगर मुझे उदयपुर या जोधपुर में लगाना है तो मैं कैसे पता करूंगा कहाँ पे लैंड अवेलेबल है और किस तरह की लैंड अवेलेबल है? क्या उस पर किसी का कब्जा तो नहीं है? कब्जा है तो क्या सरकार कब्जा खाली करा के देगी, या वो जमीन जो है किसी ने कहीं रहन में तो नहीं रख रखी है? तो इस चीज के ऊपर थोड़ा प्रकाश डाल दिया। सर आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है सर। तो अपन ने जैसे पिछली बार चर्चा की थी राजस्थान टूरिज्म यूनिट पॉलिसी की। हाँ जी। तो राजस्थान टूरिज्म यूनिट पॉलिसी में प्रोविजन किया गया है कि जितने भी प्रोजेक्ट है, चाहे वो प्राइवेट के हैं, गवर्नमेंट के हैं, तो गवर्नमेंट 5% जमीन टूरिज्म प्रोजेक्ट के लिए रिजर्व रखेगी सर। और जो भी कोई प्राइवेट लैंड डेवलप कर रहा है सर कॉलोनी काटा, तो उसको भी 5% जमीन टूरिज्म प्रोजेक्ट के लिए रखना होगा सर। गवर्नमेंट अपनी जितनी भी लैंड है उसका 5% टूरिज्म प्रोजेक्ट के लिए रखेगी। और जितने भी स्थानीय निकाय है सर, नगर पालिका है, नगर परिषद है, जेडी है, उदयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वो जितने भी गवर्नमेंट लैंड अवेलेबल है वो अपनी वेबसाइट पे डालेंगे सर कि सर हमारे पास ये लैंड अवेलेबल है, इस प्रोजेक्ट के लिए अवेलेबल है, इस रेस्ट के अंदर अवेलेबल है। इसके आगे बढ़ते हुए मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इसके अंदर जो है अगर कोई नजुल प्रॉपर्टी पड़ी है सरकार की तो क्या वो भी इसके अंदर आ सकती है? हाँ सर, देखिए गवर्नमेंट का पर्पज है कि हम यहाँ पे राजस्थान में टूरिज्म को डेवलप करें। तो कोई भी नजूल प्रॉपर्टी जो गवर्नमेंट की है तो गवर्नमेंट उसको ऑफर कर सकती है, लैंड अलॉटमेंट के लिए कर सकती है। कि मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ सर कि बहुत सारे प्रोजेक्ट है जो इस पॉलिसी के अंदर एलिजिबल नहीं है सर, जिसके लिए गवर्नमेंट लैंड अलॉटमेंट नहीं करेगी। यदि कोई व्यक्ति रेजिडेंशियल कॉलोनी बनाना चाहता है या कॉमर्शियल कॉलोनी बनाना चाहता है या सीएनजी या पेट्रोल पंप बनाना चाहता है या कोई भी रेट कैटेगरी की इंडस्ट्री लगाना चाहता है, तो उसके लिए लैंड अलॉटमेंट गवर्नमेंट के द्वारा नहीं किया जाएगा। तो कुल मिला के पर्यटन की वृद्धि के लिए है यानी पर्यटन के लिए और या शिक्षा के लिए। शिक्षा के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए। अब किसी ने अगर लैंड अलॉटमेंट कराई है सरकार से और उसको 10 साल बाद प्रोजेक्ट डालने के 10 साल बाद उसको पता चल रहा है कि उसको बिजनेस बदलना है या वो बेचना चाहता है, तो क्या वो जमीन और प्रोजेक्ट किसी को बेच सकता है या हस्तांतरित कर सकता है? सर आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है सर। गवर्नमेंट का पर्पज है कि सर जिस पर्पज के लिए हमने लैंड अलॉट की है ना, वो उसी पर्पज के लिए लैंड काम में है। तो गवर्नमेंट ने इसमें स्पष्ट प्रोविजन किया है ऐसा कि हमने आपको जिस पर्पज के लिए लैंड दी है तो आप उसको सेल नहीं कर सकते, सब लीज नहीं कर सकते, लीज पे नहीं कर सकते सर। आपको अपना प्रोजेक्ट लगाना है सर। आप 10 ईयर्स के बाद में, 20 ईयर्स के बाद में भी आप उसको नहीं कर सकते सर। आपको कुछ भी करना है तो गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, लेकिन अभी इस पॉलिसी के अंदर है कि आप इसको शेयर नहीं कर सकते। अब आप ये बताइए विष्णु जी की जो लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी है 2025 की, इसके अंदर कितनी लैंड मिलेगी, किस कॉस्ट पे मिलेगी, क्या वो डेवलप्ड एरिया होगा, अंडर डेवलप होगा, तो उसमें क्या रिजर्व रेट लगेगी या कोई कॉमर्शियल रेट लगेगी? इसके ऊपर आप थोड़ा विस्तृत में जानकारी दीजिए। सर मैं बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट का ये पर्पज है कि जो भी व्यक्ति हम जिसको भी लैंड अलॉटमेंट करे वो अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करे। तो उन्होंने उससे डीपीआर मांगी सर। डीपीआर में उन्होंने फिक्स कर दिया सर कि आपको जो आपके पर्पज के हिसाब से लैंड अलॉट करेंगे सर। अब इन्होंने स्कूल्स के लिए कर दिया सर कि मिनिमम 3000 मीटर जमीन अलॉट करेंगे। रिजॉर्ट के लिए इन्होंने, होटल के लिए करिए कि मिनिमम 50 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट पे 3000 स्क्वायर मीटर जमीन देंगे और फिर 100 करोड़ रुपए का जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट होगा उस पर एडिशनल 3000 स्क्वायर मीटर जमीन देंगे सर। अच्छा। और रिजॉर्ट यदि कोई बनाना चाहता है तो 50 करोड़ रुपए तक के इन्वेस्टमेंट पे 10,000 स्क्वायर मीटर जमीन है, फिर एडिशनल इन्वेस्टमेंट पर 10,000 स्क्वायर मीटर जमीन। ये बहुत बड़ी जमीन है। तो इसके अंदर क्या सर दो तरह की, एक में आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से गवर्नमेंट ने, अच्छा हॉस्पिटल्स के लिए इन्होंने किया है कि आपके नंबर ऑफ बेड्स कितने हैं, उसके हिसाब से मिनिमम एरिया और मैक्सिमम एरिया उन्होंने डिफाइन किया हुआ है सिक्योरिटी के अंदर। तो अच्छा रेट के लिए भी इन्होंने कहा है कि सर हम आपको डेवलप जमीन दे रहे हैं या अनडेवलप जमीन दे रहे हैं। तो जो डेवलप जमीन दे रहे हैं ना सर, तो होटल या रिजॉर्ट के लिए तो कॉमर्शियल रिजॉर्ट प्राइस पे लैंड अलॉट कर। तो इसके अंदर जो बाहर से अगर कोई आया बायर, तो क्या ये राजस्थान वालों के लिए या बाहर से आने वाला भी इन्वेस्ट कर सकता है, लैंड ले सकता है? और उसके ऊपर जो है जो पटवारी लेवल से लेकर ऊपर तक क्या क्या व्यवधान आ सकते हैं या क्या क्या चुनौतियां आ सकती है, उसके बारे में बताइए। सर देखिए राजस्थान के अंदर कोई भी व्यक्ति इन्वेस्ट कर सकता है, चाहे से वो बाहर का रहने वाला हो, कहीं भी रहने वाला हो। कोई बस उनका गवर्नमेंट का है कि इन्वेस्टमेंट राजस्थान में होना चाहिए। अच्छा इसके अंदर क्या सर गवर्नमेंट खुद लैंड ऑफर कर रही है, तो आपको नीचे के लेवल पे कहीं भी किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। गवर्नमेंट खुद आइडेंटिफाई करके देगी कि ये हमारी लैंड है और इस रेट के अंदर ऐसा। और यदि हम चाहते हैं कि हम भी कोई गवर्नमेंट जमीन हम खुद आइडेंटिफाई करके भी हम उनको सजेस्ट कर सकते हैं अलॉटमेंट के लिए, लेकिन इसके अंदर गवर्नमेंट अपनी वेबसाइट पे डिस्प्ले करेगी कि ये जमीन हमारे पास अवेलेबल है सर इसके अंदर।
अब जो रेट का क्वेश्चन है सर, रेट जो लैंड अलॉटमेंट का, तो उसके अंदर यदि कोई भी व्यक्ति डेवलप जमीन अलॉट करता है सर, तो वो उस जिस पर्पज के लिए अलॉट कर रही है तो उसके रिजर्व प्राइस लगेगी। ओके, होटल और रिजॉर्ट के लिए इन्होंने कॉमर्शियल प्राइस का किया है, इंस्टीट्यूशनल के लिए इन्होंने इंस्टीट्यूशनल प्राइस किए सर। अगर अनडेवलप्ड जमीन है तो जो भी वहाँ की डीएलसी प्राइस है, जिस पर्पज के लिए अपन को लैंड अलॉट हो रही है, उसकी डीएलसी प्राइस का 150% लिया जाएगा। बट ये नहीं है कि 50 करोड़ अगर मैं इन्वेस्ट करूँ तो मुझे सरकार जमीन मुफ्त में दे रही है। सर देखिए, ये अपना कॉमर्शियल प्रोजेक्ट है। लैंड राजस्थान लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी के अंदर फ्री जमीन गवर्नमेंट किसी को भी नहीं देती है सर। तो जो जमीन हमें मिलेगी, चाहे वो रिजर्व प्राइस पे मिले चाहे कमर्शियल रेट पे मिले, हाँ, तो क्या वो पैसा एक मुश्त जमा कराना होगा या उसको हम वेकेट में कर सकते हैं? देखिए अभी तो गवर्नमेंट एक मुश्त ही पेमेंट ले रही है। बाद में इसमें पॉलिसी आ सकती है कि आप बैंक से लोन ले सकते हैं सर, वो ये कर सकते हैं। अच्छा, लैंड में आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कुलदीप जी, कि देखिए आप जब कंपेयर करेंगे ना सर, कि आप बहुत से जने इन्वेस्टमेंट के लिए राजस्थान में आ रहे हैं, तो उनको कंपेयर करना चाहिए कि हम प्राइवेट लैंड ले और गवर्नमेंट लैंड ले सर। देखिए दोनों के अलग अलग बेनिफिट्स हैं सर। हाँ, नेचुरल। प्राइवेट लैंड आप लेना चाहते हैं तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से ले सकते हैं, जहाँ हमको बेच भी सकते हैं, किसी भी तरह कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। रेट्स वहाँ जो चल रही है, जरूरी नहीं आपको लैंड मेन रोड पे चाहिए। आपका प्रोजेक्ट ऐसा है कि आप 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर अंदर जा सकते हैं, वहाँ की रेट अलग होती है। और गवर्नमेंट की लैंड है कि इसमें की क्लियर टाइटल की होती है और अलग से होती है। प्राइवेट लैंड में क्लियर टाइटल की होती है, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन मैं ये कहना था, जो भी इन्वेस्ट करें ना, तो उसको एक कंपेयर करना चाहिए। एक ऑप्शन हो गया कि हम गवर्नमेंट लैंड भी ले सकते हैं सर। और प्राइवेट के अंदर भी क्या है सर, कोई भी कंपनी लैंड लेने से पहले वो ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट करवाती है सर, कि जो भी वो लैंड ले रहे हैं उसमें किसी भी तरह का कोई झगड़ा नहीं है, उसमें मास्टर प्लान में क्या है, जोनल प्लान में क्या है, कोई कोर्ट केस तो नहीं है, अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावित तो नहीं है। तो आपको देखिए, मेरा ये था सर पर्पज, यदि आपको 500 गज 1000 गज का प्लॉट चाहिए, छोटी लैंड चाहिए, तो आप गवर्नमेंट से ले सकते हैं सर, क्योंकि जो रेट्स इन्होंने दिए हैं ना इसका वो काफी रेट्स हैं। और यदि आपको बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें आपको 5 बीघा 10 बीघा 50 बीघा चाहिए, तो राजस्थान लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी है, ये एक ऑप्शन है इन्वेस्टर के पास कि वो प्राइवेट में जाए या गवर्नमेंट की लैंड ले। दोनों के अलग अलग फायदे हैं, नुकसान है सर। तो जो भी लैंड आप इन्वेस्टमेंट करें, तो उसके अंदर एक ये ऑप्शन है कि हमारे पास गवर्नमेंट की लैंड भी अवेलेबल है, उसको कंपेयर करना चाहिए। प्राइवेट भी लैंड भी देखनी चाहिए, उसके कई फायदे हैं कई नुकसान है, तो आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से आप उसको डिसाइड कर सकते हैं। बहुत सुंदर। विष्णु जी, लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी 2025 आई है अभी, इससे पहले भी कई बार पॉलिसीज आई हैं। उन सब पॉलिसियों को दृष्टिगत रखते हुए आप थोड़ा सा इसको कंक्लूड करके बताइए कि ये अभी जो पॉलिसी है, जो पहले की पॉलिसी, में क्या अंतर है और क्या बेनिफिट्स है इसके? देखिए सर, आई थिंक राजस्थान की जो इवेंट्स हुई थी, उसमें गवर्नमेंट का था कि राजस्थान में इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी पॉलिसी जारी की है सर। अपने टूरिज्म सेक्टर के लिए भी राजस्थान टूरिज्म यूनिट पॉलिसी आई है सर, एरो टूरिज्म पॉलिसी है, अपने गेस्ट हाउस वाली पॉलिसी है, 2 नई पॉलिसी और आने वाली है सर, फिल्म प्रमोशन पॉलिसी आने वाली है, एडवेंचर टूरिज्म की पॉलिसी आने वाली है। अब सभी के लिए लैंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होता है सर। तो लैंड के लिए गवर्नमेंट ने एक ऑप्शन दिया है कि हम भी आपको लैंड अलॉटमेंट कर सकते हैं, जो हमारी टर्म्स कंडीशन है, जो ये पॉलिसी है, उसमें इन्वेस्टर्स को एक ऑप्शन दिया है सर। और लैंड आप प्राइवेट भी दे सकते हैं और अलग से डेवलपर्स है उनसे भी ले सकते हैं, गवर्नमेंट से भी ले सकते हैं। तो इस पॉलिसी के अंदर एक ऑप्शन दिया हुआ है। इस पॉलिसी का एक खास बात है कि यदि आपका प्रोजेक्ट बड़ा है, आपका प्रोजेक्ट अलग अलग उन्होंने लिमिट कर रखी है कि यूनिवर्सिटीज के लिए 300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, होटल प्रोजेक्ट के लिए 50 करोड़ का मिनिमम इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, रिजॉर्ट के लिए भी 50 करोड़ का मिनिमम इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। उसके हिसाब से वो लैंड अलॉटमेंट कर रहे हैं। यदि आपका इससे कम इन्वेस्टमेंट है तो आप दूसरे ऑप्शन में भी जा सकते हैं। रूरल एरिया के लिए अभी पॉलिसी नहीं आई है सर, रूरल एरिया के लिए पॉलिसी आने वाली है। रूरल एरिया में ऐसा कोई अभी रेस्ट्रिक्शन नहीं है सर, इन्वेस्टमेंट का कोई वो अभी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। हाँ, रूरल एरिया में भी आपने कोई जमीन दी है, देखी है, रूरल एरिया में आपके कोई ध्यान में जमीन है, तो आप गवर्नमेंट के साथ एमओयू कर सकते हैं और उस जमीन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी वहाँ सर जो डीएलसी रेट है रूरल एरिया में, वो डीएलसी रेट काफ़ी ज़्यादा है सर। अर्बन एरिया में डीएलसी रेट ज़्यादा है, रिजर्व प्राइस ज़्यादा है। रूरल एरिया में क्या रिजर्व प्राइस नहीं होती सर, कि वहाँ डीएलसी चलती है। तो आपके पास ऑप्शन है कि आप अर्बन एरिया में ले सकते हैं, रूरल एरिया में ले सकते हैं, गवर्नमेंट से ले सकते हैं, प्राइवेट इन्वेस्टर से ले सकते हैं। आप कहीं से भी लैंड लीजिए, लेकिन जो गवर्नमेंट्स के बेनिफिट्स है, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम के, स्टैम्प ड्यूटी की छूट का है, कन्वर्जन चार्जेस की छूट का है, कैपिटल सब्सिडी है, इंटरेस्ट सब्सिडी, वो सब आपको सभी प्रकार की लैंड पे मिलेगी सर। विष्णु जी से मैं अब आखिरी प्रश्न ये पूछना चाहूँगा कि कौन सी वेबसाइट पे जाके हम लोग पता कर सकते हैं कि कहाँ लैंड अवेलेबल है, कौन सी अवेलेबल है और
किस गवर्नमेंट की, कौन से डिपार्टमेंट की, टूरिज्म डिपार्टमेंट का डालेगा या यूडीएच डालेगा या कौन अपनी वेबसाइट के ऊपर ही डालेगा? हाँ सर, अभी देखिए इस पॉलिसी के अंदर और जो राजस्थान टूरिज्म यूनिट पॉलिसी 2024 है, दोनों में ये प्रोविजन किया गया है। जो भी स्थानीय निकाय है सर, नगर पालिका है, नगर परिषद है, यूआईटी है, जयपुर विकास प्राधिकरण है, वो सभी अपनी वेबसाइट पे डालेंगे कि ये लैंड हमारे पास अवेलेबल है। इसके अलावा टूरिज्म डिपार्टमेंट भी अपनी वेबसाइट पे डालेगा सर। टूरिज्म डिपार्टमेंट ने भी कहा है कि सर हम भी इसको अपनी वेबसाइट पे डालेंगे कि टूरिज्म प्रोजेक्ट के लिए कौन-कौन सी लैंड अवेलेबल है। टूरिज्म के अलावा यदि कोई इंडस्ट्रीज के लिए लेना चाहता है, तो इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट से भी कॉन्टैक्ट कर सकता है और जहाँ भी लैंड अवेलेबल है, जो भी उसका जुरिडिक्शन आ रहा है, उसकी वेबसाइट पे भी जा सकता है और वहाँ से लैंड को सिलेक्ट कर सकता है। एक चीज़ और मैं करना चाह रहा था सर, अभी रिको के द्वारा भी डायरेक्ट लैंड अलॉटमेंट किया जा रहा है। यदि आप कोई भी इंडस्ट्री लगा रहे हैं और आपको एमओयू साइन हुआ है, तो रिको भी आपको डायरेक्ट लैंड अलॉटमेंट कर रहा है विदाउट ऑफसेट सर। तो अब इन सब चीज़ों में सर आपको कितनी लैंड की रिक्वायरमेंट है, बजट आपका कितना है, उसके हिसाब से एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ सर आपको कि लैंड में मेरा जो मानना है कि लैंड में जो आपका इन्वेस्टमेंट है, जो आपकी टोटल जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है, उसका 10 से 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपको बिल्डिंग बनानी है, प्लांट एंड ये यार एक प्रोफेशनल सीए दे सकता है, तो विष्णु जी प्रोफेशनल सीए भी है, तो ये तो बढ़िया जानकारी है कि ये पता चला कि आपको इससे ज़्यादा नहीं डालना चाहिए लैंड के अंदर, कोई नहीं तो प्रोजेक्ट आगे जाके आपको बहुत बड़ा लाभ नहीं दे सकता। क्योंकि सर बिल्डिंग बनानी है सर, प्लांट एंड मशीन लगानी है, मार्केटिंग में खर्चा आएगा, बहुत सारे और खर्चे आने हैं। तो लैंड की जो कॉस्ट है सर, तो लैंड मेरा ये मानना था सर, लैंड आप नहीं देखिए, आप लोकेशन देखिए सर। मतलब आप अपना होटल गवर्नमेंट लैंड में कहावत भी सर की, होटल से क्या सबसे ज़रूरी वो है लोकेशन, लोकेशन, लोकेशन। तो लोकेशन अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है। और इसी के साथ मैं श्री विष्णु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करी, और इसी तरीके से आगे आप अपने वीडियोस भी बनाते रहें, आते रहें पॉडकास्ट पे हमारे, ताकि क्या है कि जनता को इस बात की जानकारी भी हो और हमारा प्रदेश विकसित होता रहे और सब आनंद करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद सर, थैंक यू। राजस्थान एक सतरंगी प्रदेश है जो टूरिज्म, फूड प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, वेयरहाउस, ज्वेलरी एंड प्रीशियस स्टोन के साथ साथ सर्विस सेक्टर जैसे स्कूल, हॉस्पिटल, आईटी, सोलर आदि में इन्वेस्टमेंट के लिए द बेस्ट स्टेट है राजस्थान। राजस्थान में आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका 125% तक अनेक योजनाओं के माध्यम से वापसी का सुनहरा मौका उपलब्ध है। जब आप राजस्थान में प्रोजेक्ट के लिए किसी भी प्रकार की भूमि खरीदते हैं या लीज पर लेते हैं, तो आपको स्टाम्प ड्यूटी में 100% की छूट मिलती है। इसका मतलब है आपको स्टाम्प ड्यूटी नहीं देनी होती है। इसके अलावा लैंड कन्वर्जन चार्जेस, बिजली शुल्क और भूमि कर में भी 100% की छूट आपको मिलती है। आपके प्रोजेक्ट के अनुसार सरकार की विभिन्न स्कीमों में आपके बेनिफिट वाले अनेक प्रकार के इंसेंटिव जैसे इंटरेस्ट सब्सिडी, कैपिटल सब्सिडी, टर्न ओवर लिंक इंसेंटिव, फ्रेट सब्सिडी और एसडी/एसटी का रिफंड आपका इंतजार कर रहे हैं। आपके इन्वेस्टमेंट को सरकार की सहायता से सफल बनाने में तत्पर रहने वाली कंपनी वेब कंसल्टेंसी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। हमारी टीम में सभी सेक्टर के एक्सपर्ट प्रोफेशनल शामिल हैं। यही वजह है कि हम आपको सटीक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। हमारी कंपनी का मिशन है कंसल्टेंसी विद सॉल्यूशंस। एक्सपर्ट नॉलेज, टीम और प्रोफेशनल अप्रोच के चलते इन्वेस्टर को प्रारंभ से ही सही दिशा मिलती है और कम से कम समय में योजनाओं का लाभ मिल सकता है। हमारे यहाँ सिंगल विंडो, वन स्टॉप शॉप, A to Z आपके प्रोजेक्ट से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। जब बात होती है वेब कंसल्टेंसी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के विजन के बारे में, तो आपको अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार सभी प्रकार की कंसल्टेंसी और सॉल्यूशंस एक ही स्थान पर प्रोवाइड करना है। यदि आप भी राजस्थान में नई संभावनाओं को तलाश कर रहे हैं, तो संपर्क कीजिए सदैव आपके साथ वेब कंसल्टेंसी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। आपका सपना हमारा प्रयास, आओ बनाएं स्वर्णिम इतिहास। अधिक जानकारी के लिए एवं अपॉइंटमेंट लेने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर। धन्यवाद।